हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल और उसके बाद ये कारकर्दगी जो कि आज अपनी अपनी वजारतों की मुख्तलिफ वज़रा और मावनीन ने पेश की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम को बताया कि क्या क्या इन 2 सालों में हुआ और आगे वो क्या करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वफाकी काबीना के इजलास में आज जब वज़ीर आज़म इमरान खान दाखिल हुए तो अरकान ने डेस्क बजाकर उनको खुशामदीद कहा, उनका इस्तकबाल किया और जो 2 साल क़यादत उन्होंने की है उस पर खिराज तहसीन पेश किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान को। खैर, जो चीदा चीदा नुकात हैं जो वज़रा ने और मावनी ने शेयर किए हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे आज बड़ी डिटेल से। और इस हवाले से ये भी आपको बताते चले कि 2 बड़ी रिसर्च कंपनीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं, एक पल्स और एक IPOR। इन्होंने भी आवाम से पूछा कि जो हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी है वो उनको कैसी लगी। तो कुछ सवालात हैं जिनके मंदरजात भी आपसे शेयर करेंगे। इसके मुताबिक कोरोना के खिलाफ वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी के सवाल पर इस सर्वे में 47% अफराद ने कारकर्दगी से मुतमईन अपने आप को जाहिर किया, जबकि 37% इससे गैर मुतमईन नजर आए। सर्वे में किए गए इस सवाल पर कि मुल्की मसाइल का हल किस सियासी लीडर के पास है, लोगों ने जवाब दिया कि 28% शहरियों ने शहबाज शरीफ पर मुल्की मसाइल हल करने का भरोसा जाहिर किया, 23% ने इमरान खान साहब पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि 8% ने यह इजहार किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी मसाइल हल कर सकते हैं। इस सर्वे के मुताबिक 67% अवाम ने इस बात का इजहार किया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। ताहम ये देखा गया आज कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुसूसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो 2 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की है इसको बदतरीन तबाही करार दिया। कहा ये जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं जो इन्होंने किया है इन 2 सालों में बहुत ही बुरा है। अब अवामी राय की जो कारकर्दगी रिपोर्ट्स हैं उनका मवाजना करते हुए जो हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी सामने रखी है उनके साथ हमने सवाल आज कुछ यूँ तरतीब दिया है कि क्या समझते हैं हमारे एनालिस्ट, 2 साल कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत किस हद तक सीधे रास्ते पर है। और आज स्टार्स रेट करने होंगे, 5 स्टार्स है सबके पास। जिस हद तक वो समझते हैं कि सही कारकर्दगी है उतने ज़्यादा स्टार्स देने होंगे, यानी 5 बीइंग द हाईएस्ट। तो पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, मुनीफ फारूक साहब और इरशाद भट्टी साहब। मुनीफ फारूक साहब, आपसे शुरू करते हैं। कहा जा रहा था हुकूमत के आगाज़ में या 2 सालों के दौरान वक्तन फ़वक्तन कि शायद हुकूमत संभल नहीं पा रही, शायद अपोजिशन मोड से निकल नहीं पा रही। क्या आपको लगता है अब 2 साल कारकर्दगी देखने के बाद सही रास्ते पर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सवाल आपका है रास्ते का कि सही रास्ते पे हैं या नहीं। 2 साल को एवेल्यूएट करना है और ये जो सर्वेज हैं इनका सैंपल साइज मुझे अभी तक नहीं पता कि सैंपल साइज क्या था या लिया, लेकिन 4000 लोग ठीक हो गया। अगर जो पॉजिटिव बात है वो पहले कर लेते हैं कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो था वो ये कोविड का था। दोनों सर्विस के अंदर हुकूमत को लोग मुतमईन हैं हुकूमत से, जबकि बदतरीन क्रिटिसिज्म हुआ इंक्लूडिंग मीडिया। हम सब ने हुकूमत को बड़ा टफ़ टाइम दिया इस हवाले से, लेकिन जो ज़्यादा टफ़ टाइम दिया गया वो प्राइम मिनिस्टर के कॉन्फ्लिक्टिंग बयानात की वजह से दिया गया। अप्रोच अगर देखा जाए तो हुकूमत की अच्छी रही और अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि गवर्नमेंट के बेनिफिट में, पाकिस्तान के बेनिफिट में ये बात की कि गवर्नमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, वो जो कर्व है वो नीचे की तरफ आया। बट अगर ये इसके अलावा अगर आप देखें तो अगर हम उसको डिटेल्ड एनालिसिस करना शुरू कर दें फिर तो शायद बहुत वक्त गुजर जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही क्लासिक किस्म की चबलें मारी गई पिछले 2 साल के अंदर और जिनकी मिसाल शायद माजी में नहीं मिलती। ये वो चबलें हैं जो कि म्यूज़ियम में रखी जा सकती हैं और इन पर टिकट भी लगाया जा सकता है। ऐसे ऐसे बयानात वज़रा की तरफ से आए, ऐसी ऐसी हरकतें की गई कि वाकई वो देखने के लायक हैं और सुनने के लायक हैं। ऐसे ऐसे बयानात हैं जिनको आप सुने तो आपका दिन बन जाएगा। आपको कोई कॉमेडी देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई और फजूल बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप वो बयानात अगर सिर्फ सुन लीजिए। और रस्ते का तयन जहाँ तक है उस पर आप देखिए तो एक भरमार है यू टर्न्स की, चलें वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जो मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ हैं वो भी हमारी जगह, वो भी हमेशा की तरह मौजूद हैं। एक जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने डैमेज किया है इस हुकूमत को वो है फेक ग्रैंड स्टैंडिंग, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आप सिर्फ ये कहते रहे हो जी हमने ये कर दिया तो हमने वो कर दिया, कुछ भी नहीं किया आपने। आप भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे
اور اسی ہی گرد سے اٹے ہوئے ہیں جیسے کہ پہلے تھے. لہٰذا آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ آپ نے اچھی گورننس 2 سال میں دی ہے. فلانا نوٹس لے لیا, فلانا یہ کر دیا. جن چیزوں کا نوٹس لیا گیا ہے, آپ نے کہا مافیا فلانا پکڑ لیا, فلانے کو یہ کر دیا, ان اسینشلز کی قیمتوں کا تعین آپ ہی کے اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کا جو ہے وہ کیا دے رہا ہے, تو یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے. اگر آپ نوٹس لے کر بھی آپ کا یہ حالت ہے تو پھر آپ چھوڑیں, کو اور کام کریں, گورننس نہ کریں. باقی یہ ہے کہ پھر اگر ٹویٹر پہ رہنا ہے اور وزراء کی طرف سے ٹویٹیں کروانی ہیں اور پرائم منسٹر کی شان میں قصیدے پڑھوانے ہیں, تو وہ تو پھر آپ کہتے ہیں نا جڑا پنو وہی لال ہے. ایک مطلب منسٹر کو چھوڑیں, اگلے کو دیکھیں, وہ ایسی ٹویٹ کرے گا کہ ایسے لگے گا بھئی دودھ شہد کی نہریں یہیں بہہ چکی ہیں. بس اتنا ہی ہے. تو اگر سٹار آپ نے دینے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ اگر 5 سٹار ہیں تو ایک کوئی آپشن ہے کہ بالکل ہی خالی رکھ دیا جائے, اس میں کوئی سٹار نہ دیا جائے. آپ بے شک نہ دیں سٹار. ہاں میری طرف سے کوئی سٹار, آپ خالی سٹار دے دیں. ہاں میری طرف سے کوئی آپ سٹار بنا لیں, اس میں رنگ مت بھریے گا. بس آپ وہ خالی بلینک سٹارز دے دیں, یعنی کہ کوئی سٹار نہیں میری طرف سے. ٹھیک ہے جی, کوئی سٹار نہیں آپ کی طرف سے. حسن نثار صاحب, آپ بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ راتوں رات تبدیلی نہیں آتی, لیکن اس سفر کا تو آغاز کہیں سے ہوتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے اس راستے پہ ہم ہیں؟ مجھے راستے میں خبر ملی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. اچھا, آپ نے شروع میں کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح استقبال ہوا ہے تالیاں بجا کے. تو جب آپ یہ بتا رہے تھے تو میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ بھئی ٹھیک ہے نا. تو میں اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ ڈیسک بھی ان کے, ہاتھ بھی ان کے, تالیاں بھی ان کی, وزیر اعظم بھی ان کا, بجاتے رہیں. اصل بات یہ ہے عوام کیا بجا رہے ہیں پچھلے 2 سال سے. ٹھیک ہے, اس کو میں تھوڑا اور بھی ایکسپلین کر سکتا ہوں, وہ تھوڑا نامناسب ہو جائے گا. اچھا, دوسری طرف یہ ہے کہ بھائی جیسی حالت میں یہ ملک ان کو ملا, لیٹس بی فیئر, یہ کانٹوں کی سیج تھی, یہ پھولوں کی سیج نہیں تھی. کانٹوں کا تاج, کانٹوں کی سیج تھی, اس میں کوئی شک ہے نہیں. فیکٹ شیٹ سامنے رکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. اچھا, پھر نیلے پہ دلہ یہ ہوا, وہ تو جو کر گئے تھے یہ کچھ کیے بغیر آ گئے. وہ تو بہت کچھ کر گئے, یہ تیاری کے بغیر آ گئے. اگر مناسب تیاری ہوتی تو فوکسڈ آدمی ہے, محنتی آدمی ہے, اور ٹھیک ہے معاملہ, تو ڈیفینیٹلی بہتر پرفارم کر سکتے تھے. لیکن اگر ہوم ورک آپ نے نہیں کیا اور اتنا ان گورنیبل قسم کا معاملہ آپ کو تھوپ دیا جائے. مختصراً, میں چونکہ لمبی بات کرتے ہوئے تھک جاتا ہوں بڑھاپے کی وجہ سے, اور کوئی وجہ نہیں ہے, کہ یہ نہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا, لمبا بولنا اچھا لگتا ہے مجھے. تو گیون کنڈیشنز میں تو اسے آپ ایوریج کے قریب, کیونکہ ہمارا جو پریویس ریکارڈ ہے وہ سامنے ہے. وہ کو توپیں شوپیں نہیں چلیں, یہ پیلیاں ٹیکسیاں تے پتہ نہیں قرض اتارو, ملک سنوارو, سوائے فراڈ کے یا اس طرح کے سطحی نمائشی آرائشی اقدامات کے پہلے بھی کیا ہوتا رہا ہے. ایوریج سے ذرا تھوڑا کم پہ میں اس کو 2.25 سٹارز, اگر آپ توڑ پان کر کے نا, تھوڑے سے آپ کو تارے توڑنے پڑیں گے, تو 2.25, اگر تارے نہیں توڑنے 2 کر لیں. چلو, میں نئے نئے آئے ہیں, ان کو تھوڑا ملنا چاہیے. میں بہت محظوظ ہوتا ہوں اور ہمارے ویور بھی بہت محظوظ ہوتے ہیں اگر حسن صاحب بتا دیتے کہ عوام کیا بجا رہے ہیں. I would have loved to hear that. جی نہیں, میں بتا تو سکتا ہوں, پھر آپ نے میری وکالت نظریں نیچے کر لی, اور گارنٹی کریں سینسر, اور گارنٹی کریں منیب صاحب سینسر نہیں ہوگا. سر میں تو منت ہی کر سکتا ہوں سر, بغیر کسی فیس کے وکالت. بس پتہ نہیں بج بجا رہا ہے, جو بھی ہے کچھ نہ کچھ تو بجا ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے جی. بج رہی ہیں. حسن صاحب کے 2.25 سٹارز دے دیں جی. وہ 2.25 کہیں. مظہر عباس صاحب 2.25 کہیں. 2.25 نہیں, 2.25 نہیں, 2.25 نہیں, نہیں 2.25 نہیں بھائی, 2.25 دے دے جی. ٹھیک ہے, نہیں توڑنا تو مظہر عباس صاحب. دیکھیے بڑا انٹرسٹنگ مظہر عباس صاحب. منیب جی, بہت انٹرسٹنگ. منیب صاحب نے اپنا ویو دیا, حسن صاحب نے اپنا ویو دیا. میرے خیال میں 2 نمبر دوں گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حکومت جو 5 سال کے لیے آتی ہے اس کی 2 سالہ کارکردگی پہ نمبرز ایسے دینے نہیں چاہیے.
لیکن 2-3 چیزیں ایسی ہیں، 2-3 پازیٹیو چیزیں ہیں اور کچھ نیگیٹو چیزیں ہیں. دیکھیے پازیٹیو یہ کہ عمران خان حالانکہ ان ایکسپیرینس سے انہوں نے بہت جلدی اندازہ کر لیا کہ کن قوتوں کے ساتھ مل کر چلنا ہے اور ان سے نہیں بگاڑنی. ماضی میں جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بعد عمران خان نے اس سے سبق سیکھ لیا. لہذا سول ملٹری جو ریلیشن شپ ہے وہ ہمیں آئیڈیل نظر آتی ہے اس دور میں ماضی کی حکومتوں کے مقابلے میں. اس کا انہیں دوسرے شعبوں میں بھی فائدہ ہوا اور وہ آج بھی ہو رہا ہے. اور اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اپوزیشن تتر بتر رہی. دوسری بات یہ کہ صحت کے شعبے میں 2 اہم کام ہوئے ہیں جس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور یہ میں نے خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ بہت سے لوگوں سے بات کی، اور وہ ان کا صحت کارڈ جو ہے اور احساس پروگرام جو ہے جی. اس کا میرا خیال ہے کہ نیچے کے لیول پہ عام آدمی کے لیول پر فائدہ پہنچ رہا ہے، جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ پہنچا ہے. پھر میرا خیال ہے خارجہ پالیسی مکس رہی ہے. خارجہ پالیسی میں جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں. جو چیز نیگیٹو ہوئی ہے میرے نزدیک وہ یہ کہ احتساب کے نام پر انتقام کی بو آئی، اور وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. اور دلچسپ بات یہ کہ اپنی 2 سالہ کارکردگی میں انہوں نے نیب کی کارکردگی کو بھی شامل کر لیا، حالانکہ نیب جو ہے وہ سپوزڈلی ایک غیر جانبدار ادارہ ہے، لیکن نیب کی کارکردگی کو شامل کر کے انہوں نے نیب کا رہا سہا جو کام ہے وہ بھی اتار دیا. دوسری بات یہ کہ آزادی اظہار پر کو سب سے سیریس چیلنجز کا سامنا رہا، اور ہمیں نظر آیا کہ چاہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ میڈیا کی آواز کو دبایا گیا. اور حال ہی میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس سے مجھے انتہا پسندی ملک میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے انتہا پسندی بڑھ رہی ہے. آپ کرپشن کے خلاف جو ہے وہ نعرہ لگا کر آئے تھے، لیکن دواؤں پہ اتنا بڑا اسکینڈل سامنے آیا، خاموشی رہی. چینی پر آپ نے انکوائری آرڈر کی، اس کے بعد ہمیں ایکشن نظر نہیں آتا. پیٹرول کا سب سے دلچسپ بات ہے کہ پیٹرول جب سستا کیا گیا تو پیٹرول دستیاب نہیں تھا، اور جب مہنگا کیا گیا تو ہر جگہ دستیاب تھا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور اسی وجہ سے میں اس کو 2 نمبر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب، وہ جو 6 مہینے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کچھ اثرات نظر آنا شروع ہوئے ہیں؟ کیونکہ ابھی حال ہی میں کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہوئی ہیں. دیکھیں بہت سی پازیٹیو چیزیں. دیکھیں سب سے جو ہے وہ انہوں نے ایک جو چیز نیگیٹو مجھے نظر آئی اس میں وہ یہ کہ کیونکہ آپ نے امیدیں لوگوں کی بہت بڑھا دی، اور اس کا جو نتیجہ ہوا وہ خراب ہوا. کیونکہ امیدیں اگر نہیں بڑھاتے اور لوگوں کو پہلی نشری تقریر میں آپ یہ کہتے کہ میرے چیلنجز یہ ہیں اور ان چیلنجز کے مقابلے کے لیے کچھ ٹف فیصلے لینے پڑیں گے، آپ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں، تو پھر لوگوں میں مایوسی نہیں آتی. لوگوں میں مایوسی اس لیے آئی کیونکہ آپ نے اتنی زیادہ امیدیں لوگوں کی بڑھا دی کہ لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو کیا مظہر صاحب اب آپ کو لگتا ہے کہ صحیح راستے پر ہیں؟ اب یہاں سے جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں جی کریز پہ ٹک گئے ہیں وزیر اعظم، اور اب یہاں سے مومنٹم پکڑ لیں گے. پھر میں یہ کہوں گا اب جیسے کرونا ہے، کرونا کا مقابلہ میرے نزدیک سندھ گورنمنٹ نے بھی برا نہیں کیا. اگر وہ پہلے 2 ہفتے کے جو لاک ڈاؤن کی بات کی تھی وہ برا پروپوزل نہیں تھا جس کو عمران خان نے سیاسی بنا دیا. انہوں نے ایک سجیشن دی تھی، میرا خیال ہے کہ اگر پہلے 2 ہفتے میں لاک ڈاؤن ہوتا تو ہماری شاید 6,500 ہزار ڈیتھس بھی نہیں ہوتی. ہم سیلیبریٹ کس چیز کو کر رہے ہیں؟ 6,500 اب بات کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم، یا جو 1-1.5 لاکھ لوگ اس کا شکار ہوئے اس کو کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی ٹھیک تھی پالیسی. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آج تک کوئی بھی اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں دے سکا کہ یہ جو بیماری میں کنٹرول ہوا اس کے ریزنز کیا تھے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں وہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی جو پاکستان میں ٹرینڈ مختلف رہا. بالکل. اب مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. منیب فاروق صاحب نے کوئی 2.25 سٹارز دیے، حسن صاحب نے، مظہر صاحب 2 سٹارز دیتے. ارشاد بھٹی صاحب کیا کہتے ہیں؟ بڑی لکھت پڑھت ہوتی ہے ان کے پاس. ذرا ان کے ریکارڈز چیک کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.
हम आज डिस्कस कर रहे हैं जो मुख्तलिफ वज़रा और मुआविनीन ने अपनी 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट आवाम के सामने रखी है उसको, लेकिन हमने सवाल कुछ ऐसा रखा है कि 2 सालों को देखते हुए क्या समझते हैं हमारे एनालिस्ट, आगे का रास्ता कितना आसान होगा या क्या हम सीधे रास्ते पर हैं? स्टार्स दे रहे हैं आज सारे के सारे एनालिस्ट और पहले सब ने अपना ओपिनियन जाहिर कर दिया। इरशाद भट्टी साहब, आपके पास बड़ा हिसाब किताब होता है, नोट्स बना के रखते हैं आप, तो जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वादे किए थे, जो दावे किए थे, कोई उस पर लिखत पढ़त है आपके पास? कौन से वादे पूरे हुए, कौन से नहीं हुए आपके नज़र पे? सही रास्ते पे हैं हम? देखिए, पहली बात तो ये है मैडम शेख के तमाम पाकिस्तानी अवाम को मैं बताना चाहता हूँ कि हसन साहब जो कह रहे थे कि अवाम बजा रहे हैं, वो चैन की बांसुरी है, कुछ और ना समझा जाए। अवाम इस वक्त चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। जी जी। दूसरी बात ये है कि ये जो सर्वे होते हैं, ये जो सर्वे वगैरह होते हैं मैडम शेख, ये धोखा है, फ्रॉड है, 2 नंबरी है। मैं इस सर्वे को सामने रख कर बात नहीं करना चाहता, मैं 2 साल को सामने रख कर बात करना चाहता हूँ। मुझे कभी भी इन सर्वों पर एतबार नहीं रहा। शुरू कर लेते हैं। राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं, बिल्कुल ठीक। होमवर्क नहीं था, होमवर्क नहीं था। आबादी बम है इस मुल्क का, ये बेपेंदे का बर्तन है हसन निसार साहब के कहने के मुताबिक। गैर मयारी तालीम और लागर मईशत और अनगवर्नेबल मुल्क, ये आप साइड पर ये इश्यूज घर से लेकर चले। अच्छा, इमरान खान साहब के 4 बयानात मैं सुनाना चाहता हूँ कौम को 2 साल पूरे होने की इस खुशी में। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, टीम पाकिस्तान बेस्ट लेकर आऊँगा। टीम सिलेक्शन में मैं माहिर हूँ, ऐसी टीम लाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखी होगी। ये चारों बैठे हुए हैं, इन्होंने ऐसी टीम कभी देखी हो तो मुझे पकड़ लें। अच्छा, फिर इमरान खान साहब ने आगे कहा, जब लीडर करप्ट होता है, जब लीडरशिप करप्ट होती है तो नीचे लोग ठीक नहीं हो सकते। अब इस पर मैंने कुछ नहीं कहना। वजारतें सिर्फ इनके पास होनी चाहिए जिनका जीना मरना पाकिस्तान के लिए हो, जिनका जीना मरना पाकिस्तान के लिए हो। इन सियासतदानों की ज़रूरत है जो कश्तियां जला कर आएँ। आप बाकी आप समझते हैं। IMF के पास जाने से बेहतर है खुदकुशी कर लूँगा, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। अगर महंगाई करके ही पैसा इकट्ठा करना है तो ये काम तो कोई भी कर सकता है। ये भी मेरे महबूब कायदे इनकलाब इमरान खान साहब ने कहा था। और हमारी हुकूमत ऐसी होगी कि आपकी ज़िंदगी के दलंदर यानी महरूमियाँ कम होंगी। अच्छा, एमनेस्टी स्कीम नहीं दूंगा और ये वगैरह, ये तो बड़ा जुल्म है, ये भी छोड़ दें। अच्छा, जो हुकूमत करप्ट होगी वो सबसे पहले कोशिश करेगी कि मीडिया का नाटका बंद करे। मेरी जद्दोजहद कामयाब ना होती अगर मीडिया साथ ना देता। सलाम है मीडिया को। और मेरे पास वो क्लिप मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था कि सलाम जियो, जियो और जीने दो, सलाम जियो। अच्छा, फिर उन्होंने कहा था कि बाहर से लोग आएंगे नौकरियां ढूंढने के लिए, बाहर से आकर नौकरियां लेंगे। अंदर वालों का उन्होंने कोई गारंटी नहीं ली थी, ये आप ज़हन में रखिएगा। हमारी उनकी कोई गारंटी नहीं थी। उन्होंने कहा था बाहर से आकर नौकरियां ढूंढेंगे। अच्छा, अब ये जो मुझे हर्ट किया है 2 सालों में, जो चीज़ सबसे ज़्यादा हर्ट की है, मैं बुलवा लेता हूं प्रोग्राम खत्म होने के बाद, आप फिक्र न करें। अच्छा, अब जो मुझे सबसे ज्यादा हर्ट की है जिस चीज ने, वो है इस्लाहात, रिफॉर्म्स। बिलीव मी मैडम शेख, हम सारे ब्लेस्ड लोग हैं। लोग रुल गए हैं थानों कचहरियों में, झूठी FIRों में और पैसों रिश्वतों में। इशरत हुसैन साहब और अरबाब शहजाद साहब, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, कितना और चाहिए टाइम। अच्छा, जखीरा अंदोजी और मसनूई महंगाई। अच्छा, एक होती है महंगाई, एक होती है मसनूई महंगाई। जखीरा अंदोजी और मसनूई महंगाई, ये टीम की वजह से अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क नलायकियां, ब्लंडर्स, भंड और वो क्या कहते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल ज़बानें। जजा सजा नहीं इमरान खान साहब की टीम में, परफॉर्मेंस चेक नहीं, किसी को किसी का डर और खौफ नहीं। और फिर वही बात कि अद्वियात स्कैंडल आया, आटा गंदम आया, पेट्रोल आया, चीनी स्कैंडल आया। आपने उस पर क्या किया? चीनी चलो वो हाई कोर्ट में चला गया और निजी बिजली घर में सुना है मुआहदा हो रहा है, लेकिन बाकियों में क्या किया आपने? अच्छी चीज़ें जो हुई, CPEC बेहतर हुआ है,
सी पैक ऑन ट्रैक है, मूडीज रेटिंग हमारे बारे में बेहतर हुई है। कोरोना के हवाले से हमने कुछ किया है नहीं किया है, अल्लाह का फजल हुआ है, हमारी इम्यूनिटी है, मुआशरा है, हम ढीठ निकले, हमारा कोरोना कमज़ोर निकला, ये एक अलहदा बात है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र, कोरोना बहुत अच्छा गया, एहसास प्रोग्राम अच्छा गया, तामीराती पैकेज बड़ा अच्छा है, 39 शोबे हैं इसके से, ज़मीन की कीमतें हैं, सरिया, सीमेंट, मजदूर, एक्सपोर्ट 6% बढ़ी है, खाद 600 रुपये सस्ती हुई है, FBR रेवेन्यू 23% ऊपर गया है, डॉलर, सोना, स्टॉक एक्सचेंज नीचे ऊपर आ जा रहे हैं। अच्छा, चैलेंज क्या है? चैलेंज है मैडम शेख महंगाई, 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 आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं इस कौम की, वो है सबसे बड़ा चैलेंज। फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी गई, इसमें कोई शख्स नहीं, पुलवामा से बालाकोट, अभिनंदन से वाइट हाउस और तमाम सिविल मिलिट्री फैटफ अच्छा रहा हमारा, हम ब्लैक से बच गए, बॉर्डर पे वो लग रही हैं सारी चीज़ें, वो भी अच्छा रहा। ये जो बाकी आपका है कि कारके का जुर्माना, बाकी सारे वो बहुत बहुत अच्छा रहा। अच्छा मैडम शेख, आखिरी बात, एहतसाब घर से आप बेहतर जज हैं कि एहतसाब घर से हुआ है कि नहीं हुआ। 50 लाख नौकरियां अब इन 5 सालों में मुमकिन नहीं, 50 लाख घर, सॉरी, 1 करोड़ नौकरियां मुमकिन नहीं। नया सूबा मैडम, मुल्तान में एक अफसर, बावलपुर में दूसरा अफसर, मुल्तान और बावलपुर के लोग एक दूसरे को रोज ताने देते हैं। IMF को खैरबाद, कशकोल तोड़ना, 90 दिन में करप्शन ख़त्म करना, 300 दिनों में करप्टों को अंदर करना, इलेक्टेबल से दूरी, आज़ाद अरकान को ना लेना, 20 वज़रा रखने ऊपर। अच्छा, तगड़ा वज़ीर आज़म हो तो पार्टी में लड़ाइयाँ नहीं होती, और प्रोटोकॉल नहीं लेना, कराची को रोशनियों का शहर बनाना, हर बुध को पार्लियामेंट हाउस में आना, और सानिया मॉडल टाउन मैडम शेख, सानिया मॉडल टाउन मैडम शेख, सानिया साहिवाल मैडम शेख, सानिया बल्दिया टाउन, नवाज शरीफ नहीं है, जरदारी नहीं है, सिर्फ ये लोग चंद नहीं है, नैब नहीं है, नीचे भी लोग हैं, पुलिस पटवार हैं। खुदा के लिए आखिरी 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड, खुदा के लिए अल्लाह के नाम पे इस कौम पे रहम करो, पुलिस पटवार पे रुल गई है ये कौम, वो भी लोग मरे हैं, उनका भी सोचें। एक बड़ा आता है नैब की पेशी पर, ब्रेकिंग न्यूज चल जाती है कि कौम पर एहसान अजीम करते हुए वो मास्क चढ़ाकर कोरोना से बचते हुए और लड़ते हुए आन पहुंचे और सारी कौम उठकर कौमी तिरंगा गाए। अच्छा, इसके अलावा 200 अरब डॉलर बाहर से आने थे, स्विस अकाउंट से रकमें आनी थी, 8000 टैक्स इकट्ठा होना था, वजीर आज़म माऊ सेवाने सदर यूनिवर्सिटियां बननी थी, 2.5 करोड़ बच्चों ने स्कूल जाना था। मैडम शेख, बड़ी लंबी लिस्ट है, बड़ी लंबी लिस्ट है मैडम शेख। जब आपने कह दिया कि मैंने ये लिख के लाए हैं तो फिर सुन लें, पहलू ना बदलें, पहलू ना बदलें, पहलू ना बदलें, सुन लें। और खुदा के लिए मुबारक हो वज़ीर आज़म साहब के आपने 2 साल पूरे कर लिए, लेकिन मुबारक हो वज़ीर आज़म साहब के जब आप 3 साल पूरे करें तो इनमें से आधे कुछ वादे पूरे हो चुके हों। उस्मान बुज़दार, ठीक है, स्टार कितने देंगे जल्दी से बता दें। मैडम शेख 2.25। ये हसन साहब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं भट्टी साहब कि आप जैसे मुनीब साहब को शाबाशी देते हैं, आप भट्टी साहब को दें, या अब आपके स्टार्स भी कॉपी कर रहे हैं, लेकिन चैन की बात नहीं कह रहे हैं ना, इदारा शुमारियात की आज की रिपोर्ट नहीं देते, आजकल नहीं देते, ये चपड़म को देते हैं या मुनीब को देते हैं, मुझे नहीं देते शाबाश। कम्मा नहीं सर, पुलिस रिफॉर्म्स ब्यूटीफुल, बहुत आला समरी। ये पुलिस रिफॉर्म्स हम पुलिस रिफॉर्म्स हसन साहब तब से सुन रहे हैं जब से खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत बनी, लेकिन अब तो मरकज में भी हुकूमत को बने हुए 2 साल हो गए। अब क्या आप समझते हैं जो करना चाहिए था वो किया गया? नहीं, करने वाले तो जितने भी काम थे बस इसी तरह ही है। मुझे बड़ी उम्मीदें थी शफकत महमूद से कि वो, लेकिन बहरहाल एक और ही तरह ये जो यकसा निसाब वगैरह का, हम 24 साल उंगलियां घिसाते रह गए, निकला क्या अंदर से। तो छोड़ें पुलिस रिफॉर्म्स, लेकिन वो तो थाना कल्चर बदलेंगे। लेकिन हसन साहब, शफकत महमूद साहब भी इसको जो वादे वफा किए गए उसी लिस्ट में गिनवाते हैं। वो अच्छा या बुरा या क्या उसके ऊपर डिलिबरेशन हुई वो एक तरफ, उसको कहते हैं कि हमने अपना वादा वफा कर दिया, ये एटलीस्ट हम
उस समत में? चलो वो समझते हैं तो ठीक है, नतीजा देख लेंगे। ठीक है जी, हुकूमती कारकर्दगी की हमने बात की, ऑपोजिशन क्या सोच रही है, आगे क्या होने वाला है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमने हुकूमत को डिस्कस कर लिया कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन के क्या चल रहा है कैंप में, ये भी थोड़ा गुफ्तगू करते हैं। ऑपोजिशन कह तो रही थी कि जी ईद के बाद बड़ा कुछ धूम धड़क्का होगा और कुछ एपीसी और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा शोडाउन, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन इत्तलात ये हैं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इसमें उन्होंने यकीन करवाया है कि नून लीग भरपूर ऑपोजिशन का किरदार अदा करेगी। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हुकूमत के साथ बैठना उनके मौक़िफ़ की नफ़ी है। मज़ीद कहा JUIF के अमीर से कि आइंदा उनको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वाज़े तौर पर यह कहा कि मुश्तरका हिकमत अमली तय करेंगे। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को यह मशवरा दिया है कि नैब की पेशियां ना भुगतें और पेशी से इनकार करते हुए जेल भरो तहरीक शुरू की जाए। अब सवाल हमने कुछ यूँ रखा है अपने एनालिस्ट के सामने इसके ऊपर कि क्या समझते हैं वो लोग, क्या नवाज शरीफ साहब की यकीन दहानी के बाद फजलुर रहमान मान जाएंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है सबके पास। भट्टी साहब आपसे आगाज़ करते हैं, जेल भरो तहरीक पे तो बाद में जाते हैं, पहले आपने एक पेश गोई की थी और आपने कहा बड़े राब्ते शाब्ते हो रहे हैं, तो ये वही राब्ता जिसके बारे में आपने कहा था और कुछ और भी हमें बताएं? मैडम शेख, सबसे पहले तो मुबारक हो लफ्ज़ धूम धड़क्के पर, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ बड़े अरसे बाद आपने इस्तेमाल किया। और भरपूर अपोजिशन करेंगे और मुवक्कफ़ की नफ़ी, तो आज आपकी ज़ुबान से हमें पता चला कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी कोई मुवक्कफ़ है। अच्छा, अब ये आपको वो कहानी तो मैं सुना चुका हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब ये गुड कप बैड कप खेल रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन वो उन्होंने जब आखिरी मर्तबा पिछले दिनों मौलाना साहब ने उनको फ़ोन किया और कहा कि आपकी जमात तो हुकूमत के बिलों की हिमायत करने जा रही है, आप हुकूमत के साथ हैं, तो फिर उन्होंने शाहिद खान अब्बासी साहब को SMS किया, शाहिद खान अब्बासी साहब उन पर अमल ना कर सके। फिर वो उसके बाद उन्होंने कहा कि मियाँ साहब नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि आगे नहीं, की स्टोरी सुनाना भट्टी साहब, क्या हो? अब अगली सफ़े पिछली और पिछली आगे कर दूंगा, शहबाज शरीफ साहब से अपोजिशन लीडर ही ले लूँगा और अब तमाम पार्टी इंतज़ामात अपने पास ले लूँ। तो ये उसी कड़ी का एक है। असल में बुनियादी तौर पर इशू है मार्च में सेनेट इलेक्शन, उससे पहले जमा तफरीक करना चाहते हैं और चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप एक और देखिएगा कि एक है सेनेट इलेक्शंस, हुकूमत उस वक़्त तक किसी प्रॉब्लम के बगैर, किसी इत्तेहादी को टूटने के बगैर, किसी जमा तफरीक के बगैर वहाँ तक जाना चाहती है। और जब भी किसी कोर्ट में ये होता है, बात होती है कि मियाँ साहब की तो ज़मानत गैर मुअस्सर हो गई, मियाँ साहब तो इश्तिहारी हो चुके, या जाते हुए हमसे इजाज़त नहीं ली, या सरेंडर नहीं किया, या वकला उनकी दरख्वास्त को काबिल समाअत नहीं कह सके, बना सके, या कोई भी केस नया शुरू होता है तो नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा मुलाकातें सियासी शुरू कर देते हैं और धूम धड़क्के शुरू कर देते हैं और मौलाना साहब को यकीन दहानी कराना शुरू कर देते हैं कि घबराना नहीं, असी थोड़े नाल हां। लेकिन इस सारे धूम धड़क्के में से निकलता क्या है? चूम चड़क्का। चूम चड़क्के का आसान सा लफ्ज मतलब है कि पतली गली से निकल जाना, पिछले दरवाजे से निकल जाना। तो ये धूम धड़क्के बाजार धूम धड़क्का है, लेकिन अंदर से चूम चड़क्का है। तो और चूम चड़क्का इसलिए है कि अपने वो केस बचाने हैं और थोड़ा सा हरारत बुलंद करनी है। इन्होंने ना ये ना धूम धड़क्के वाले हैं नहीं और चूम चड़क्के वाले हैं, तो लिहाजा बेफिक्र हो जाएं। ये सारी बातें एतजाज है। आप देखें कि जब मरियम नवाज साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शहबाज शरीफ साहब लाहौर में नहीं आए और ख्वाजा साद रफीक साहब का कहना कि मोरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, और चौधरी एतजाज हसन का कहना कि मैंने बिलावल को समझा दिया है कि हाउस ऑफ शरीफ पर इतबार ना करना। कह रहे हैं ना, जब भी सीटी बजेगी ये पीछे से निकल जाएंगे और गुड का पर बैड का, इस सारे को ज़हन में मौलाना साहब ने जो मशवरा दिया ना, धड़क्का नहीं होने वाला। ठीक है, नहीं होने वाला। मजहर अब्बास साहब,
भट्टी साहब कहते हैं केसेस से बचना मकसद है, दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने कहा है जी जेल भरो तहरीक शुरू करें, ये मशवरा दिया है, कैसा लगता है आपको ये मशवरा? नहीं, मशवरा तो कोई भी दे सकता है, मैं भी दे सकता हूँ जेल भरो तहरीक। पहली चीज ये कि ये अगर अमल हो गया तो फिर क्या होगा? तो एक चीज तो ये कि मुझे ये प्रैक्टिकल नहीं लगती जेल भरो तहरीक, इसलिए कि मुझे ये प्रैक्टिकल नहीं लगती जेल भरो तहरीक। देखिए 1983 में एक जेल भरो तहरीक हुई थी MRD की, और उसके बाद कभी भी जेल भरो तहरीक नहीं हुई है। वो आपने जेल भरो तहरीक अगर शुरू की और हुकूमत ने वाकई जेल भरनी शुरू कर दी, फिर क्या होगा? दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है ये एक अहम पेशरफ्त है। इसमें जो सबसे अहम बात है, अहम नुक्ता है, वो नवाज शरीफ साहब का मौलाना फजल रहमान को ये कहना कि आइंदा शिकायत नहीं होगी। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि मौलाना फजल रहमान ने किसकी शिकायत की है और किसके हवाले से शिकायत की है, और यहाँ मुस्लिम लीग नून के अंदर की सियासत जो है वो नजर आ रही है। ये वाज़ेह तौर पे ये बयान बता रहा है कि मौलाना फजल रहमान को गालिबन शहबाज शरीफ के रवैये से मौलाना खुश नहीं है, और वो समझते हैं कि पहले भी और अब भी शहबाज शरीफ ने अपोजिशन के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया है। और अगर आप देखें कि पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बयान दिया था, उन्होंने भी बुनियादी तौर पे उसी तरफ इशारा किया था। तो मेरा ख्याल है इसका मतलब ये हुआ कि ऐन मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को अब नवाज शरीफ की वाले हिदायत जाए कि मौलाना फजल रहमान जैसा कह रहे हैं वैसा करें। अब शहबाज शरीफ वैसा करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी बड़ी दिलचस्प बात होगी। लेकिन मुझे इस बयान के अंदर मरियम नवाज का रोल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, शाहिद खाकान का रोल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उन सारे लोगों का कि जो नवाज शरीफ के बयानिए के हवाले से बात करते रहे हैं, उनका रोल ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ शायद पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, हसन निसार साहब, क्या रोमांटिक सवाल है, हसीना मान जाएगी। ओ भाई, वो रूठी कब थी जो मान जाएगी? बिल्कुल। मौलाना मन्ने मनाए हैं। ये जो प्यार मोहब्बत का, लेन देन का, इक़्तिदार का व्यापार होता है ना, इसमें नाज नखरे भी धंधे का हिस्सा होते हैं। इसलिए बेबी अलीना आप बिल्कुल परेशान नहीं। ठीक है। मुनीफ फारूक साहब। नहीं, हर जगह जाऊंगी। उल्टी बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर जगह जाएगी, पंजाब भी जाएगी। पहले तो आप जवाब सबकी तरह कम से कम हाँ में ही लिख लीजिए। मौलाना वाकई मान भी जाएंगे और सब कुछ होगा भी। लेकिन एक दिलचस्प बात, आपने लंबी आह के बाद हाँ कहा है, वो इसलिए कहा है कि बड़ा दर्द था मुनीब की हाँ में, वो इसलिए कि ये तमाशा होता है जो हर दफ़ा लगता है। लेकिन आप ज़रा इसको थोड़ा सा ना इसको इस सारी इक्वेशन को थोड़ा सा रीड अपने जहन के अंदर इसको थोड़ा सा अनवाइंड करें, डिफाइन करने की कोशिश करें। देखिए, बड़ा क्लियर स्टांस है PMLN के अंदर, और मामलात जो हैं वो एक कल मैंने किसी जगह जिक्र भी किया कि मुस्लिम लीग नून एंड टू द एक्सटेंट पीपल्स पार्टी, दोनों के अंदर ये एक स्टांस है। और ये मैं बात कर रहा हूँ जो लोग यहाँ पाकिस्तान में उनकी, कि भाई मौलाना साहब का पिछले 2 साल में बिगड़ा क्या है? वो बड़े मज़े से कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। वो एक अकरम दुरानी साहब हैं जिनकी सबसे मेरे ख्याल में शायद लंबी बेल है जो चल रही है, और उनका एक वो नैब का मामला है, बाकी किसी को कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ पर सारों के मामलात ख़राब हुए हुए हैं, कच्चे चट्टे खुले हुए हैं, नए नए मुकदमात, नए नए रेफरेंसेस, नई नई पेशियाँ, नई नई हाज़िरियाँ, तो इनका तो बैठा हुआ है। तो ये कहते हैं कि भाई मौलाना का क्या जाता है, ही हैज़ गॉट नथिंग टू लूज़। इनफैक्ट अभी तो उनके खिलाफ कुछ हुआ ही नहीं है, हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। तो मौलाना कहते हैं जी आ जाओ, लुट जाओ, पै जाओ, सब कुछ कर लो। तो ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, अब ज़रा इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करें। मौलाना का तो बता दिया, जैसे साहब ने फरमाया कि नहीं वो आएंगे, तो ठीक है, मौलाना साहब आएंगे। मौलाना साहब के साथ 2 दफ़ा हाथ हुआ है, एक दफ़ा पहले हुआ था, अब भी हाथ हुआ है उनके साथ। लिहाजा उन्होंने अपना दुख पीटा है मियाँ नवाज शरीफ साहब के आगे, या पैगाम भिजवाया, जिसकी कॉन्फर्मेशन फिर उन्हें हुई। कंसोल करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया मेरे अंदाजे के मुताबिक। दूसरी बात ये, आप जरा इसको नैरो डाउन करें। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर अंदाज़ा दुरुस्त है तो शहबाज शरीफ साहब
ہمیشہ کی طرح یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا تھا, اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوا ہے, بھئی میرا بیٹا حمزہ شہباز شریف پچھلے سال ڈیڑھ سے جیل کے اندر ہے, کوئی ضمانت کا کارا نہیں, باہر نکلنے کا کوئی چکر نہیں, دوسرے بیٹے ملک سے باہر ہیں, وہ اگر یہاں ہوتے تو وہ بھی شاید اریسٹ ہو جاتے. شہباز شریف صاحب کے خود خلاف نئے نئے ریفرنسز آ جاتے ہیں. ہی از ان ٹربلڈ واٹرز along with his family. whereas میاں نواز شریف صاحب خود ایک آئی ہیو نو ڈاؤٹس کہ وہ ایک ارینجمنٹ کے تحت باہر گئے ہیں, وہ باہر تشریف لے گئے ہیں, بے شک وہ علیل تھے, سب کچھ تھا, لیکن ایک ارینجمنٹ کے تحت باہر گئے. ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ وہ ایک ارینجمنٹ کے تحت ہی اب تک باہر ہیں, ان کی بیل ہوئی, پھر بعد میں اب وہ ملک سے باہر نہیں جا سکی, لیکن ٹھیک ہے وہ اس وقت اپنے گھر میں موجود ہیں. تو سب سے زیادہ سفر کون کر رہا ہے پی ایم ایل این کے اندر؟ یہ پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے, شہباز شریف صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے. وہ یہ کہتے ہیں بھائی, مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھائی لڑ جاؤ, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا بھائی پہ جاؤ, بھائی میں کس چکر میں پہ جاؤں, میں تو گوڑے گوڑے پھنسا ہوا ہوں, میں یہاں پر چیزیں کو اپنی سٹچ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ان کی دو ٹلیاں, دو فون, دو بیان, ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. لہٰذا یہ پی ایم ایل این کی سیاست جو ہے اوپر سے سارے آگے کہتے ہیں نہیں وہ ایسے نہیں ہے, ویسے نہیں ہے, فلان نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے جی, میں نے وٹنس کیا میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان آئے, شہباز شریف صاحب could have come to the airport, نہیں آئے, ایک اسی انڈرسٹینڈنگ سے نہیں آئے کہ بھائی حالات مزید خراب ہو جائیں گے, بیڑا غرق ہو جائے گا اگر کچھ بچ بھی گیا ہے تو, لیکن وہ ہر ایک کی کیلکولیشن پھر خراب ہو گئی. لہٰذا شہباز شریف صاحب کا خیال یہ ہے کہ مجھے زیادہ رگڑا لگ رہا ہے بنسبت میں نواز شریف صاحب کی فیملی کے, میرے بچوں کو رگڑا لگ رہا ہے, تو میں نہیں کسی کو جا کے وہ ہیڈ آن لے سکتا. اچھا جی منیب صاحب یہ بتا دیں ذرا, کیا آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں یہ جو رفٹ ہے یہ کھل کے سامنے آئے گا؟ ویسے تو بڑی عیاں ہو گئی ہیں چیزیں, لیکن کسی آپ انتہائی قدم کو دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں؟ the best part for the house of Sharif is کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ رفٹ جو ہے جس کی بات ہم کریں وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, it's not a new revelation, everybody knows about it. علینا ایک بات میں کروں, everybody knows about it, ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ رفٹ, اسے رفٹ کہہ دیں یا اسے یہ کہہ دیں کہ بہت ایکسٹریم نارتھ پول اور ایکسٹریم ساؤتھ پول کا ڈفرنس ہے اوپینین کے اندر چیزوں کو دیکھنے کے حوالے سے, اور یہ اب سے نہیں ہے پہلے سے ہے, تو یہ رفٹ کا ایشو نہیں ہے. ہاں جو منہ کا ملاحظہ ہے یا چلو جو وہ اوپر سے رکھتے ہیں وہ ایک تعظیم عزت ضرور ہے ہاؤس آف شریف کے اندر, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنی بھتیجی کی سیاست کو سخت ناپسند کرتے ہیں, اینڈ لائک وائز مریم نواز شریف صاحبہ از ناٹ اے فین آف شہباز شریف صاحب پالیٹکس. ٹھیک ہے, مظہر عباس صاحب کوئکلی پھر میں نے کلوزنگ کرنی ہے. نہیں, مجھے صرف یہ ہے, مجھے اس چیز کا انتظار رہے گا کہ جیل بھرو تحریک میں پہلی گرفتاری کون دیتا ہے, مولانا فضل الرحمان یا میاں نواز شریف. ٹھیک ہے جی, اسی کے ساتھ کا پروگرام ختم کرتے ہیں اور کل آپ سے نئے سوالات کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.